ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो चर्चा चल रही है वो चल रही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 8 चल रहा है गैस अवस्था। और इसमें जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है गैस की अणुगतिक, गैस के अणुगतिक समीकरण से क्या कर रहे हैं, व्युत्पत्ति कर रहे हैं। सबसे पहले हमने किसकी की है, बॉयल नियम की है, फिर हमने किसकी की है, चार्ल्स नियम की है। ये हमने पिछली वाली क्लास में कंप्लीट कर लिया। अब नंबर 3 नंबर लगाना, 3 नंबर लगाना दाब ताप नियम की उत्पत्ति, दाब ताप के नियम की उत्पत्ति। आपने पढ़ चुके हो, ये चीज आप पढ़ चुके हो कि जो दाब ताप का जो नियम है वो कब कार्य करता है, सम आयतनिक प्रक्रम पर कार्य करता है। कब कार्य करता है, सम आयतनिक प्रक्रम का पर कार्य करता है। सर सम आयतनिक प्रक्रम का मतलब क्या होता है? सर सम आयतनिक प्रक्रम का मतलब होता है आयतन नियत होता है। क्या सर, क्या होता है सर? आयतन है वो क्या होता है, नियत होता है। तो सम आयतनिक प्रक्रम का मतलब होता है आयतन नियत होता है। और हम जानते हैं कि गैस की अणुगति के समीकरण गतिज ऊर्जा के रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में देखना चाहते हैं। किसके रूप में देखना चाहते हैं? गैस की जो अणुगतिक समीकरण हमने निकाली थी, 3 समीकरण निकाली थी। कितनी समीकरण निकाली? 3 निकाली थी। तो समीकरण नंबर बी है वो किसके रूप में है? गतिज ऊर्जा के रूप में। किसके रूप में? गतिज ऊर्जा के रूप में। ये किसके क्या होती है गतिज ऊर्जा के रूप में? गैस के अणुगतिक समीकरण गतिज ऊर्जा के रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में गैस की अणुगतिक समीकरण क्या होती है? यहाँ पर P का मतलब दाब है, V का मतलब आयतन है, और 1/3 के E का मतलब है यहाँ पर गतिज ऊर्जा। ये आपके पास क्या आ गए, समीकरण नंबर 1 आ गए। इसके बाद पुनः हम जानते हैं कि अणुगतिक सिद्धांत के आधार पर गतिज ऊर्जा है वो परम ताप के समानुपाती होती है। ये आप पढ़ चुके हो, ये दोनों पॉइंट आप पढ़ चुके हो। पहला है अणुगतिक जो समीकरण है वो गतिज ऊर्जा के रूप में ये होती है, समीकरण नंबर ये आप पढ़ चुके हो, और ये आप पढ़ चुके हो। यहाँ पर समानुपाती चिन्ह हटने पर क्या आता है, बोल्ट्जमान नियतांक आता है। क्या आता है? बोल्ट्जमान नियतांक आता है। और बोल्ट्जमान नियतांक को किससे लिखते हैं, कहते लिखते हैं। समीकरण 2 का मान हम कहां पुट कर दें? समीकरण नंबर 2 में क्या दे रखा है, के ई का मान दे रखा है। ये हम कहां पुट कर दे? समीकरण नंबर 1 में पुट कर दे। कहां रख दे? समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो हमारे पास ये समीकरण आएगी, ये हमारे पास समीकरण प्राप्त होगी। और यहां पर मैं क्या कर दूं, आयतन को इधर पक्षांतर कर दूं। आयतन को इधर पक्षांतर करने पर हमारे पास ये समीकरण प्राप्त होगी। तो आपको इस समीकरण में आपको क्या नजर आ रहा है? इस समीकरण में नजर आ रहा है 1/3 क्या है, यहाँ पर एक राशि है, क्या होती है, नियतांक, नियत होती है। और के होते हैं यहाँ पर बोल्ट्जमान नियतांक। सर ये भी नियत है। सर जो v है ये क्या होता है, सम आयतनीय प्रक्रम है। क्या है? सम आयतनीय प्रक्रम है, मतलब आयतन भी यहाँ पर क्या नियत है। और नियत ये पूरा मान क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। मतलब 1/3 के अपॉन v, ये सारा मान क्या है, नियतांक है। और यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह आ जाएगा। टी किसके समानुपाती हो जाएगा, यहाँ पर टी के समानुपाती हो जाएगा। यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटने पर आपको मान ये मिलेगा। कौन सा मान मिलेगा? ये मिलेगा। इसका मतलब हुआ नियत आयतन पर गैस का दाब ताप के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? ताप के समानुपाती होता है। ये आपका हो गया तीसरा नंबर, दाब ताप नियम की उत्पत्ति। इसमें कुछ भी नहीं है, ये सारे पॉइंट आपके पढ़े हुए, ये सारे पॉइंट आपके पढ़े हुए हैं। केवल आपको क्या करनी है, कैलकुलेशन आनी चाहिए। केवल आपको क्या आनी चाहिए, कैलकुलेशन आनी चाहिए, और इसमें कुछ नहीं है। इसमें समझने वाली बात कुछ ही नहीं है। ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो, ये पॉइंट आप पढ़ चुके हो, ये पॉइंट हमने पढ़ चुके हैं। किसमें पढ़ चुके हैं? अणुगतिक समीकरण। और ये पॉइंट ही हम पढ़ चुके हैं। और बाद में जो ये इतना आता है कैलकुलेशन, केवल क्या है, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। अगला आता है आवोगाद्रो नियम की उत्पत्ति। किसकी उत्पत्ति? आवोगाद्रो नियम की उत्पत्ति। तो हमने यहाँ पर क्या बना रखा है, एक कंटेनर बना रखा है। इस कंटेनर में क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई है। क्या भरी हुई है? गैस भरी हुई। इस कंटेनर में मैं 2 गैस के कण ले रहा हूँ। कितने गैस के कण ले रहा हूँ सर? 2 गैस के कण ले रहा हूँ। इस कंटेनर में मैं कितने गैस के कण ले रहा हूँ? 2 गैस के कण मैं ले रहा हूँ। इस एक गैस के कण को मैं क्या दे दूं, ए दे दूं, और दूसरे वाले गैस के कण को नाम क्या दे दूं, बी दे दूं। यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हमने क्या मान लिया, जो गैस ए है इसका द्रव्यमान कितना मान लिया, m1 मान लिया, मोल इसका कितना मान लिया, n1 मान लिया, और वेग कितना मान लिया, v1 मान लिया। ये हमने मान लिया। इसी प्रकार से जो गैस बी है, गैस का जो कण बी है, इसी प्रकार से गैस का जो कण बी है इसका जो द्रव्यमान कितना मान लेते हैं, m2 मान लेते हैं, मोल n2 मान लेते हैं, और वेग कितना मान लेते हैं, v2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? v2 मान लेते हैं। हमने जो अणुगति सिद्धांत में 3 समीकरण निकाली थी,
समीकरण ए और समीकरण बी किसके रूप में निकाली थी? गतिज ऊर्जा के रूप में निकाली थी। और समीकरण जो सी किसके रूप में निकाली थी? मोल के रूप में निकाली थी। तो यहाँ पर मैंने जो समीकरण कौन सी काम में ली है? मोल वाली ली है। कौन सी समीकरण काम में ली है? मोल वाली ली है। कौन सी समीकरण ली है यहाँ पर? मोल वाली। तो मैं बात करूं गैस ए के लिए, कौन सी गैस के लिए बात करूं? गैस ए के लिए मैं बात करूं तो यहाँ पर दाब और आयतन क्या रहने वाला? सेम समान रहने वाला। दाब और आयतन में क्या नहीं होगा? किसी प्रकार का परिवर्तन रहेगा। दोनों का दाब और आयतन क्या रहने वाला? एक समान रहने वाला है। और 1/3 क्या है? राशि एक समान रहने वाली। गैस एक का द्रव्यमान कितना माना है? m1 माना है। मोल कितनी मानी है? n1 मानी है। और वेग कितना माना है? v1 माना है। कितना माना है? v1 माना है। तो v1 इसका समीकरण नंबर क्या आ गई? एक आ गई। ये समीकरण हमसे कहां से लिखी है? यहाँ से लिखी है। यहाँ से लिखिए 1/3 और m के स्थान पर m1, n के स्थान पर n1 और v के स्थान पर v1 लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि गैस के एक के लिए हमने द्रव्यमान m1 माना है, मोल m1 माना है, वेग कितना माना है? v1 माना है। इसी प्रकार से गैस बी के लिए लिखेंगे। किसके लिए लिखेंगे? गैस बी के लिए लिखेंगे। गैस बी के लिए क्या रहने वाला है? 1/3। 1/3 यहाँ पर m के स्थान पर m2 रख देंगे। क्यों रख देंगे? क्योंकि हम गैस बी का द्रव्यमान कितना माना है? m2 माना है, मोल कितना माना है? n2 माना है, वेग कितना माना है? v2 माना है। तो ध्यान से देखना 1/3 m2 n2 v2 इसका समीकरण नंबर क्या आगे? तो आगे समीकरण एक और समीकरण दो में आपको क्या नजर आ रहा है? समीकरण एक और समीकरण दो में आपको क्या नजर आ रहा है? सर आपको नजर आ रहा है यहाँ पर देखो एलएलएस और एलएलएस क्या आ रही है? बराबर आ रही है। दोनों को बराबर करने पर हमारे पास इस प्रकार की टर्म मिलेगी। क्या मिलेगी? इस प्रकार की टर्म मिलेगी। और इन दोनों में ये 1/3 क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। और हमारे पास क्या मिल जाएगी? समीकरण नंबर 3 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? ये समीकरण नंबर 3 मिल जाएगी। इसके बाद देखना यदि गैस का क्या करें? गैस का ताप भी नियत हो, क्या नियत हो? ताप भी नियत हो, नियत क्या हो? दाब भी नियत हो और नियत आयतन भी क्या हो? नियत हो। पर गैसों के मोल बराबर होते हैं। गैसों के मोल बराबर कब होते हैं? गैसों के मोल बराबर कब होते हैं? जब गैस का क्या हो? ताप भी नियत हो, गैस का दाब भी नियत हो और गैस का आयतन भी नियत हो, तब क्या होते हैं? गैसों के जो मोल है वो बराबर होते हैं। इसका मतलब n1 n2 क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इन दोनों का मान मैं क्या मान लेता हूं? n मान लेता हूं। मतलब n2 और n1 और n2 की मात्रा क्या रहने वाली है? बराबर है तो दोनों बराबर है, जो मात्रा सेम रहने वाली है, इसका मतलब मैंने n लिख लिया। मतलब n1 का मान कितना है? n है। और n2 का मान भी क्या रहने वाला है? n रहने वाला। तो समीकरण नंबर आपको 3 नजर आ रही है। समीकरण नंबर 3 में मैं क्या रख दूं? n1 और n2 के स्थान पर क्या रख दूं? मान रख दूं। n1 और n2 के स्थान पर क्या रख दूं? मान रख दूं। कहां है समीकरण नंबर 3? ये रही। और समीकरण नंबर 3 में ये मान रखने पर हमारे पास, ध्यान से देखना, ये n और ये n कैंसिल हो जाएगा और समीकरण नंबर क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। समीकरण नंबर क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। अब ध्यान से देखना समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 को ध्यान से देखना। समीकरण नंबर जो 3 है और समीकरण नंबर जो 4 है, इसको ध्यान से देखना। मैं क्या कर रहा हूं? समीकरण नंबर 3 में क्या दे दूं? समीकरण नंबर 4 का भाग दे दूं। समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 4 का इस प्रकार से भाग दे दूं। ये मैंने क्या किया? भाग दिया है। तो यहां से आपको m1 कैंसिल हो जाएगा, v1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और m2 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर v2 स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और हमारे पास n1 बराबर n2 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? समीकरण m1 बराबर n2 मिल जाएगी। ये क्या हो गया? गैस के अनुगतिक समीकरण से आदर्श गैसों के नियम की उत्पत्ति, ये टॉपिक क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। हमने 4 पढ़े, 4 नियम की उत्पत्ति की। पहला किया बॉयल्स नियम की उत्पत्ति, और फिर हमने किया चार्ल्स नियम की उत्पत्ति, फिर हमने किया ताप दाब नियम की उत्पत्ति, फिर हमने किया आवोगाद्रो नियम की उत्पत्ति। ये चारों पॉइंट हमने समाप्त कर दिए।